जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो की शुरुआत करने से पहले पाठ का नाम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 15वां जल परिवहन के अंतर्गत मैं जयदेव जानी। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने झील की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। झीलों की उपयोगिता, जिसके अंदर 7 मुद्दे तुम लोगों को बोले थे और ये प्रश्न 2 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो एक बार फिर से तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, रिवीजन मानना हो तो इसे देखकर पढ़ सकते हो। चलो अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये झील की फोटोग्राफ दी गई है कि अगली बार हमने झीलों के नाम पढ़े थे। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी है? डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी आदि मीठे पानी की झीलें, जिसमें अभी जो फोटोग्राफ दिख रही है वो नैनीताल की है ये, और ये दूसरी वाली भी नैनीताल की फोटोग्राफ्स है। नैनीताल जाओ तो ऐसा दिखता है, कभी लाइफ के अंदर घूमने जाना हो तो इसके अंदर जा सकते हो। चलो अब आगे शुरुआत करते हैं। तो ये है सांबर झील, जो राजस्थान के अंदर आई है, जो खारे पानी की झील है। ये भी सांबर झील है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि इसके किनारे पर नमक का उद्योग चलता है, नमक बनाया जाता है। अब नदियों का आर्थिक महत्व। मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्व नदियों का है। नदियों का पानी प्राकृतिक संसाधन है, ये मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य है। एग्जाम के अंदर पूछे नदियों का आर्थिक महत्व बताइए या फिर नदियों की उपयोगिता बताइए, तो इसके अंदर आपको ये मुद्दे लिखने। पहला मुद्दा, मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्व नदियों को दिया है। दूसरा, नदियों का पानी प्राकृतिक संसाधन है, ये मनुष्य की कई अनिवार्य प्रवृत्तियों के लिए उपयोग में किया जाता है, या मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य है। नदियों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। नदियों ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता कौन कौन सी है? पानी, खाना, ठीक है, नहाना, ये सब व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकता है। कृषि एवं उद्योग का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। कृषि उद्योग एवं दूसरे जो उद्योग है उनका विकास भी किसके कारण हुआ है? नदियों के कारण ही हुआ है। प्राचीन संस्कृतियों में भी नदियों की आभारी रही है। प्राचीन संस्कृतियाँ भी, हमारी प्राचीन काल की संस्कृति को देखो तो जिसमें कई नदियों के अंदर से हमारा उद्योग व्यापार होता था। इसके अलावा इन नदियों के किनारे पर जो कृषि संसाधन है, तो उन कृषि संसाधन में उत्पादित भागों का विदेशों के अंदर आयात निर्यात भी होता था। तो प्राचीन संस्कृति भी किसकी आभारी है? नदियों की आभारी है। अधिकतर बड़े शहरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है। अधिकतर बड़े शहरों का विकास कहाँ पर हुआ है? नदी किनारे। जैसे कि दिल्ली भी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी। कोलकाता, तो ये भी हुगली नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी पर। भरूच और सूरत, ये दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। तो अधिकतर बड़े शहरों का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की कृषि के विकास हेतु नदियों को बुनियादी आधार माना गया है। और भारत इतिहास से ही कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि के आधार पर ही क्या है? उद्योग धंधे चलते हैं। आधुनिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए तथा नौका विहार के लिए नदियों के पानी का उपयोग होता है। किसके लिए? कृषि के लिए, उसके पश्चात सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, जल विद्युत के लिए, नौका विहार के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। तो ये है नदियों का आर्थिक महत्व या नदियों की उपयोगिता। उसके पश्चात है नदी प्रदूषण। नदी के पानी का उपयोग घरेलू कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों में अधिक होता है। नदी प्रदूषण के अंदर पहला मुद्दा, नदी के पानी का उपयोग घरेलू कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियों में अधिक होता है। हम नदियों को लोक माता कहते हैं और इन्हें पवित्र मानते हैं। हम नदियों को लोक माता कहते हैं।
ये हमारी संस्कृति है कि नदी को माता का दर्जा दिया गया और उसे पवित्र भी मानते हैं, लेकिन फिर भी उद्योगों और गटरों का दूषित पानी नदियों में गिराते हैं। हम नदियों को माता कहते हैं, फिर भी क्या करते हैं, नदियों के अंदर उद्योगों का पानी, गटरों का दूषित पानी, इसके अलावा कभी कभार रास्ते पर चले जाए तो कूड़ा कचरा भी नदी में फेंक के निकल आते हैं, बराबर ना। हमारे यहाँ भगवान की जो पूजा अर्चना के अंदर फूल वो सब का उपयोग करते हैं, उन सब का भी विसर्जन हम नदियों में करते हैं, जैसे कि नदी उन सबको खा जाएगी, लेकिन अंत में वो तो कहाँ पर आता है, किनारे पर ही आकर रुक जाता है। सो क्या होता है, नदी को दूषित करता है। शहरों में तो कूड़ा कचरा भी नदियों के पानी में डालते हैं, कूड़ा कचरा भी नदी के पानी में डाल देते, फिर भी नदी हमारी लोक माता है। वाह रे वाह हमारे इंसान। इस तरह लोक माता कहलाने वाली नदी के पानी को हम प्रदूषित करते हैं। और इस तरह गंगा नदी, बराबर ना, गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, माता कहते हैं, पवित्र, हमारे भारत की संस्कृति जिसे कहा जाता है वो गंगा नदी पर क्या करेंगे, तीर्थ धामों में घूमने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा कचरा सब कूड़ान करकच ने सब डाल कर आते हैं, फिर आगे चल के क्या कहते हैं, अपने पाप जो है, और उसी पाप में से फिर पानी भर के गल लाते हैं, बराबर ना। तो ये क्या है नदी हमारी लोक माता है। निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण के अंदर क्या कर रहे हैं कि शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, उस इमारतों के अंदर गटर की सुविधा बनती है और वो गटर का पानी कहाँ जाता है, नदियों के अंदर। औद्योगिकरण के अंदर बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करते हैं, फिर उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा कूड़े कचरे वाला पानी नदियों में छोड़ते हैं, परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण बढ़ता है। नदियों तो क्या, समुद्र में भी हम लोगों ने प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया है। नदी के पानी का प्रदूषण हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गई है, और नदी के पानी का प्रदूषण क्या बन गई है, हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गई। इसीलिए मोदी सरकार ने नर्मदा परियोजना, गंगा शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के द्वारा करोड़ों लाखों रुपए का खर्चा करके नदियों का शुद्धिकरण किया। आप कई बार न्यूज़ों के अंदर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी गंगा नदी को काफ़ी हद तक शुद्ध कर दिया गया। इसके अलावा गंदे पानी पे जो निकलने वाले था नदियों के अंदर, उनके ऊपर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। औद्योगिकरण उनके ऊपर भी बंद करने की नोटिस दी गई है। तापी नदी है, नर्मदा नदी, इन दोनों को भी शुद्धिकरण कर दिया गया, ताकि क्या हो सके कि इस गंदे पानी से पीने से लोगों को कोई बीमारी ना हो और लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। और नदियों का पानी ही हमें, क्योंकि पानी हमारी प्रथम प्रथम आवश्यकता है, अगर वो शुद्ध नहीं मिलेगा तो कई सारी बीमारियां भी आ सकती है। इसीलिए नदी को शुद्धिकरण कर दिया जा रहा है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। सरकार के इस कार्य में हमारा योगदान और हिस्सेदारी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सरकार करेगी तो ही होगा, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों को भी घर पे बैठकर प्रतिज्ञा लेनी है कि हम नदी के अंदर कम से कम कचरा डालेंगे, ठीक है। नदी को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हर एक नागरिक एक प्रतिज्ञा लेगा और अपनी तरफ से कोशिश करेगा तो ही नदी का शुद्धिकरण हो सकता है। बाकी कोई एक व्यक्ति अगर बोलेगा कि मैं कचरा नहीं डालूंगा और बाकी 10 डालेंगे तो शुद्धिकरण होगा नहीं। तो ये हो गया नदियों का प्रदूषण, नदी प्रदूषण। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। नदियों का उपयोग बताओ, दूसरा नदी प्रदूषण के बारे में जानकारी दो। तुम्हारी किताब में स्वाध्याय के अंदर भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये जितने भी मुद्दे बन रहे हैं उन सारे मुद्दों को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। ये भी 5 मुद्दे तुम लोगों को एग्जाम के अंदर लिखने हैं, 2 मार्क्स के अंदर ये प्रश्न आएगा, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जिसमें मैं बोलता जा रहा हूँ उसके आधार पर बनाते जाना। पहला, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करवाना आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करवाना आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए भी सरकार ने बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों पर कई सारे टैक्स और कई सारे दंड लगा दिए गए हैं। इसके पश्चात दूसरा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा जल शुद्धिकरण योजना लागू करनी चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत नदी का
जल को शुद्धिकरण की योजना लागू करनी चाहिए, हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, औद्योगिक इकाइयाँ अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़े, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयाँ अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़े, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि वो लोग सुधर सके और गंदा पानी नदियों के अंदर ना जाने दें। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानियों में रहे हानिकारक तत्वों को दूर करके पानी नदी में छोड़ना चाहिए। अगर फिर भी कोई औद्योगिक कंपनियां हो तो उनको क्या करना चाहिए कि भाई अपने दूषित पानी को शुद्धिकरण कर दो, फिल्ट्रेशन करने के पश्चात उस पानी को नदी में छोड़ो ताकि नदी का पानी भी गंदा ना हो और उनके पानी का भी क्या हो सके कि भी उनके यहाँ जो पानी है वो भी बाहर निकल सके। नदी में स्वच्छ पानी रहे, उसमें घर का कूड़ा कचरा न मिले, इस बात का प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। नदी में स्वच्छ पानी रहे, उसमें कूड़ा कचरा न मिले, इस बात का प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के योग्य नागरिक होने के कारण और देश के गौरव को संभालने की जवाबदारी भी एक अच्छे नागरिक की होती है। तो इस अच्छे नागरिक की तरह हम लोगों को भी अपना कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है, उसको निभाने चाहिए। तो हम लोगों को भी जितना हो सके उतना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। तो ये हो गया जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। उसके अलावा नीचे लिखा है, इतना जानिए, NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा नदी के शुद्धिकरण के दूसरे चरण में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अमल में लाई गई थी। जब गंगा नदी का शुद्धिकरण का पहला तबक्का शुरू हुआ था, उसके पश्चात दूसरे चरण की जब शुरुआत हुई तब ये योजना लागू कर दी गई थी। कौन सी? NCRP की नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत राष्ट्र के अंदर आई हुई सारी नदियों के संरक्षण को और उन पे हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए इस योजना को सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया ताकि देश की सारी नदियों का शुद्धिकरण हो सके। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।